आज हम डिस्कस करेंगे एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट। ठीक है। एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट को एंटी कैंसर ड्रग्स भी कहते हैं, और इन्हीं को हम साइटोटॉक्सिक ड्रग्स भी कहते हैं, और इसी को हम एंटी कैंसर ड्रग कहते हैं, या साइटोटॉक्सिक ड्रग्स या कीमोथेरापेटिक एजेंट्स। इतने सारे इसके सिनोनिम्स हैं। तो कोई भी सिनोनिम आए पर्यायवाची, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसका मतलब होगा एंटी कैंसर ड्रग्स। एंटी कैंसर ड्रग्स ऐसी दवाइयां होती है जो कि कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होती हैं। अब हम समझते हैं कैंसर क्या होता है। हमारी बॉडी में स्मॉल स्मॉल फंक्शनल यूनिट है सेल। ठीक है। और सेल की नॉर्मल प्रॉपर्टी होता है डिवाइड होना। तो सेल डिवीजन एक नॉर्मल नॉर्मल प्रॉपर्टी है किसी भी सेल की। और सेल आपस में कम्युनिकेट करती है सेल सिग्नलिंग के थ्रू। पर जब कभी सेल सिग्नलिंग डिस्टर्ब हो जाती है, या किसी सेल के अंदर न्यूक्लियस में कुछ जेनेटिक डिफेक्ट आ जाते हैं, इसके बहुत से कारण होते हैं। ठीक है, रेडिएशन के थ्रू, और या कोई अ, तंबाकू खाने से, है ना, गुटखा खाने से, सिगरेट पीने से, दारू पीने से, है ना, या कोई भी अनवांटेड केमिकल हमारी बॉडी में जा रहा है। बहुत से कारण हो सकते हैं कैंसर के। ठीक है। तो इस केस में सेल के अंदर जो ये सेल डिवीजन का प्रोसेस है, ये अनकंट्रोल्ड हो जाता है। ठीक है। और सेल की जो ग्रोथ है वो बढ़ जाती है, तो जिससे सेल नंबर्स में बढ़ने लगते हैं। अब क्या है, हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन है सबका अपना एक स्पेस है। और कोई भी ऑर्गन की यदि कोई सेल ज्यादा डेवलप होगी, तो आसपास के ऑर्गन पे प्रेशर डालेगी, एक दबाव डालेगी, और उस दबाव की वजह से पेन होने लगेगा। ठीक है। तो कैंसर के केस में क्या है, ट्यूमर का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है। और वो ट्यूमर फिर दो टाइप के होते हैं। एक तो वो ट्यूमर वहीं रहेगा और आकार में बढ़ेगा, या दूसरा टाइप ये होता है कि वो ट्यूमर का जो सेल है वो दूसरे बॉडी पार्ट में जाके वहां पर भी ट्यूमर का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है। तो इस बिहाफ पे कैंसर को, ट्यूमर को क्लासिफाइड किया गया है। और एक आधार ये भी है कि कैंसर बॉडी के किस पार्ट में हो रहा है। तो ये कुछ ऐसे आधार है, कुछ बेसिस है, जिस जिसके जिसके वजह से कैंसर को क्लासिफाइड किया गया है, ट्यूमर को। ट्यूमर मतलब कैंसर। लेकिन ट्यूमर क्या है, एक गांठ जैसा होता है, एक मास होता है टिश्यू का। ठीक है। जो साइज में बढ़ जाता है, और उसके जो सेल है वो फंक्शन परफॉर्म नहीं करते। मतलब जो सेल अनकंट्रोल्ड ग्रोथ कर रहे हैं वो काम भी नहीं कर रहे हैं। मेन चीज ये है, काम नहीं करते वो, अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं करते, बस साइज में बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। ठीक है। तो ये होता है कैंसर। और ऐसे ड्रग्स जो कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होते हैं, हम उनको कीमोथेरापेटिक एजेंट बोलते हैं। कीमो मतलब होता है केमिकल्स, है ना। अब कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो कि एंटी मेटाबॉलिक एक्टिविटी रखते हैं। एंटी मेटाबॉलिक मतलब मेटाबॉलिज्म को रोक देंगे। किसी भी सेल के सर्वाइवल के लिए मेटाबॉलिज्म बहुत जरूरी है। यदि मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो सेल सरवाइव नहीं कर पाएगा। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, ये कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म से मिलके बना होता है। कैटाबॉलिज्म मतलब होता है टूटना, एनाबॉलिज्म मतलब होता है जुड़ना। तो ये जुड़ने और टूटने की क्रिया से ही निर्माण होता है। जब हम किसी घर का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो ईटा को जोड़ते भी है और ईटा को तोड़ते भी है। तोड़ते हैं ना मिस्त्री ईटा को, और फिर काट छाट के तोड़ मरोड़ के पूरा घर बनाते हैं। तो ऐसे ही हमारी बॉडी में भी कैटाबॉलिज्म भी होता है और एनाबॉलिज्म भी होता है, मतलब तोड़ना और जोड़ना दोनों प्रक्रिया चलती है। तो जब मॉलिक्यूल टूटता है तो एनर्जी बनती है, और जब मॉलिक्यूल को जोड़ना होता है, किसी चीज को बनाना होता है, तो एनर्जी की जरूरत पड़ती है। आ रहा है समझ में। हम किसी भी चीज को बनाएं तो एनर्जी की जरूरत पड़ती है या नहीं, हमें कंस्ट्रक्शन के लिए एनर्जी चाहिए। बिना एनर्जी के कंस्ट्रक्शन होता है क्या? नहीं होता। यदि आपको निर्माण करना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। घर बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। जो घर व्यक्ति 2 महीने में बनाता है, क्या उसको 1 घंटे में बुलडोजर से तोड़ा जा सकता है? बिल्कुल तोड़ा जा सकता है ना। घर बनाने में टाइम लगता है, तोड़ने में टाइम नहीं लगता। वैसे ही हमारी बॉडी में जब कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म होता है, मतलब तोड़ना और जोड़ना, तो इस प्रोसेस में एनर्जी कंज्यूम भी होती है और इस प्रोसेस में एनर्जी यूटिलाइज भी होती है। यदि हमारी बॉडी को जैसे हार्मोन बनाना है तो एनर्जी लगेगी।
है ना, हमारी बॉडी में हार्मोन का प्रोडक्शन होता है, तो इसके लिए एनर्जी चाहिए। और यदि हमारी बॉडी में पर्याप्त एनर्जी नहीं रहेगी तो हार्मोन बन पाएंगे क्या? नहीं बन पाएंगे। न्यूरोट्रांसमीटर बनेंगे क्या? नहीं बनेंगे। और हमारी बॉडी में ना तो न्यूरोट्रांसमीटर बनेंगे और ना तो हॉर्मोन्स बनेंगे, तो हमारी बॉडी फंक्शन कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। तो सेल डिवीजन बॉडी का एक नॉर्मल प्रोसेस है, और सेल डिवाइड होते हैं, और हर सेल का अपना एक जीवन काल होता है जिसको हम लाइफ स्पान कहते हैं। जैसे WBCS, RBCS, इन सब सेल का लाइफ स्पान होता है। RBCS का लाइफ स्पान कितना होता है? 120 डेज। WBCS का कितना होता है? 3 से 5 दिन। है ना। इसके बाद ये सेल अपने आप को मार लेते हैं, अपनी जान दे देते हैं ये अपने आप ही। इसको बोलते हैं हम एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस मतलब होता है प्रोग्राम्ड सेल डेथ। मतलब प्रोग्रामिंग के थ्रू सेल अपने आप को खुद ही मार ले। जैसे लोग आत्महत्या करते हैं ना, तो उनको पता होता है कि भाई अब हम फांसी लगाने वाले हैं, तो उनको कोई चिट्ठी विट्ठी लिखना है तो लिख देंगे, किसी से बात बात करनी है तो कर लेंगे, मतलब उनको पता होता है, उनकी प्रोग्राम्ड डेथ होती है ना, कि भाई अब हम मरने वाले हैं। तो ऐसी सेल को पता होता है कि भाई अब मैं मरने वाला हूँ। तो इसको बोलते हैं एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस मींस प्रोग्राम्ड सेल डेथ। इसके थ्रू सेल अपने आप को समाप्त कर लेता है, और फिर डिवीजन के थ्रू नए सेल और आ जाते हैं तो उसका काम करने लगते हैं। ये नॉर्मल फिनोमेना है। लेकिन कैंसर के केस में क्या होता है, सेल के अंदर जो ऑन्कोजीन रहता है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो उसके एक्टिवेट होने की वजह से सेल डिवीजन बहुत ज्यादा फास्ट होता है और अनकंट्रोल्ड हो जाता है। तो जिससे वहां पर सेल सेल से बनते हैं टिश्यू, और टिश्यू से बनता है ऑर्गन। तो जब टिश्यू का साइज बढ़ेगा तो मास का फॉर्मेशन हो जाता है, और उसी मास को हम कार्सिनोमा कहते हैं। या हम उसको कार्सिनोमा के साथ साथ ट्यूमर भी उसको नाम दिया गया है। ठीक है। और एंटी कैंसर ड्रग को साइटोटॉक्सिक ड्रग क्यों कहते हैं? सेल की स्टडी को हम बोलते हैं साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। तो सेल मतलब साइटोन, और जो सेल को मारे वो पॉइजन, तो इसलिए साइटोटॉक्सिक। टॉक्सिक मतलब जो टॉक्सिसिटी की वजह से सेल को मार दे, तो इसलिए इनको एक नाम ये भी दिया गया है, साइटोटॉक्सिक। ठीक है। तो ये है आपके कैंसर की डेफिनेशन। और कैंसर को हम नियोप्लाज्म भी बोलते हैं, है ना। नियोप्लाज्म भी कैंसर को नाम दिया गया है। ये इसकी मेडिकल टर्मिनोलॉजी है। अब इसके ट्रीटमेंट में हम ड्रग्स यूज करते हैं, है ना, जिनके नाम बताने से पहले मैं आपको कैंसर के टाइप बता देता हूँ। ठीक है। यदि इपिथेलियल टिश्यू में, इपिथेलियल सेल में यदि कैंसर हो जाए तो हम उसको कार्सिनोमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्सिनोमा। ठीक है। इसको हम मैलिग्नेंट ट्यूमर भी बोलते हैं। और ये कहाँ पर होता है? इपिथेलियल टिश्यू में होता है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? ब्रेस्ट कैंसर, स्तन पे होने वाला कैंसर, लंग्स कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, और कोलन कैंसर। कोलन क्या होता है? लार्ज इंटेस्टाइन का, बड़ी आंत का सबसे लास्ट वाला हिस्सा कोलन कहलाता है। ठीक है। तो कोलन में भी कैंसर हो जाता है, स्तन में कैंसर हो जाता है, प्रोस्टेट में कैंसर हो जाता है। प्रोस्टेट कैंसर किस में होता है? मेल्स में। ठीक है। और लंग्स कैंसर हो जाता है। पूरी दुनिया में मृत्यु का सबसे बड़ा कारण है, लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इज कैंसर। कैंसर एक आज की डेट में लाइलाज बीमारी है। केवल फर्स्ट और सेकंड स्टेज में इसको नियंत्रित किया जा सकता है और इससे पेशेंट को बचाया जा सकता है। बाकी थर्ड और फोर्थ स्टेज में कैंसर होने पर पेशेंट को नहीं बचाया जा सकता, उसका मरना तय है। ठीक है। और कैंसर एक ऐसी बीमारी है कि जो कि जब थर्ड स्टेज में आ जाती है तब पेशेंट को पता चलता है। क्योंकि फर्स्ट और सेकंड स्टेज में वो सोचता है अरे ऐसे ही दर्द हो रहा होगा, ऐसी छोटी सी गुठली बन गई होगी, ऐसा सोच के वो फर्स्ट और सेकंड स्टेज निकाल देता है वो। और जब थर्ड स्टेज में जब कैंसर का पता चलता है तब कैंसर कंट्रोल नहीं होता। कैंसर की जांच कैसे की जाती है? जहां पर भी मांस का फॉर्मेशन हुआ है, गांठ बनी है, ठीक है, गुठली बनी है, उसमें से थोड़ी सी कोशिकाओं को निडिल के माध्यम से आइसोलेट किया जाता है, और फिर उसका लैब में परीक्षण करके देखा जाता है, और इससे कैंसर का कंफर्मेशन होता है। और फिर यदि कैंसर का कंफर्मेशन हो गया है तो यदि कैंसर थर्ड स्टेज में है, फोर्थ स्टेज में है, तो पेशेंट को दवाइयों के सहारे कुछ साल जिंदा रखा जा सकता है ना। रेडिएशन थेरेपी दी जा सकती है, कीमोथेरेपी दी जा सकती है, लेकिन पेशेंट की जान जाना तय है। ठीक है। और यदि फर्स्ट और सेकंड स्टेज में है तो दवाइयों से और सर्जरी से पेशेंट
पेशेंट बच जाता है, ठीक हो जाता है, उसकी रिकवरी हो जाती है। तो कार्सिनोमा आपको समझ में आया क्या होता है? कार्सिनोमा मतलब इपिथेलियल टिश्यू का कैंसर। बॉडी में कैंसर कहीं पर भी हो सकता है, मुंह में हो सकता है, ब्लड में हो सकता है ना, आपके किसी ग्लैंड में हो सकता है, कहीं पर भी कैंसर हो सकता है ना। कैंसर का कोई ऐसा पार्ट नहीं है कि यहाँ पर नहीं होगा, बस एक ही जगह कैंसर नहीं होता है ना। आपका जो नर्वस सिस्टम होता है ना, उसमें जो न्यूरॉन सेल होता है, न्यूरॉन सेल में कभी कैंसर नहीं होता। कोई बताएगा न्यूरॉन सेल में कैंसर क्यों नहीं होता? हम्म। सर सेल डिवीजन नहीं होता। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब दिया है कैलाश ने। जब न्यूरॉन सेल में सेल डिवीजन ही नहीं होगा तो फिर कैंसर कहाँ से होगा? क्योंकि कैंसर की प्रॉब्लम तो डीएनए से रिलेटेड है, सेल डिवीजन से रिलेटेड है ना। अब डिवीजन ही नहीं है तो उसमें होता नहीं है। फिर भी आपने सुना होगा ब्रेन ट्यूमर, तो ब्रेन में जो दूसरे सेल्स होते हैं ना, उनमें होता है। तो उसकी वजह से ये नाम आया है कि भाई ब्रेन ट्यूमर हो गया, तो ब्रेन में भी होता है, लेकिन वो न्यूरॉन सेल में नहीं होता है, दूसरे सेल में होता है। अब एक होता है सार्कोमा। सार्कोमा क्या होता है? ये मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है ना, और ये किसमें होता है? कनेक्टिव टिश्यू में। एक पहला वाला जो कैंसर है कार्सिनोमा, ये किसमें है? इपिथेलियल टिश्यू में। मैंने आपको टिश्यू पढ़ाया था जब टाइप्स बताए थे ना, कनेक्टिव टिश्यू, इपिथेलियल टिश्यू, है ना। तो इपिथेलियल टिश्यू के कैंसर को हम कहेंगे कार्सिनोमा, और जो कनेक्टिव टिश्यू है उसके कैंसर को हम कहेंगे सार्कोमा। ठीक है, उसके कैंसर को हम कहेंगे सार्कोमा। तो कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल क्या है? फ्लूइड कनेक्टिव ब्लड। टिश्यू, ब्लड, है ना। ब्लड। तो ब्लड में भी तो कैंसर होता है ना। तो ब्लड कैंसर को हम क्या कहेंगे? सार्कोमा। एक होता है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया में क्या होता है? जो डब्ल्यूबीसीएस सेल्स होते हैं उसमें कैंसर हो जाता है। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसीएस सेल के जो कैंसर है उसको हम बोलते हैं ल्यूकेमिया। तो ये कैंसर के कुछ टाइप्स हमने देखे। अब हम देखते हैं कि हम इसमें कौन से ड्रग्स यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम पहला ड्रग यूज करते हैं एल्काइलेटिंग एजेंट्स, जिसका एग्जाम्पल है साइक्लोफॉस्फामाइड। आप चाहें तो लिख लें इसको। एल्काइलेटिंग एजेंट, ये एल्काइलेशन कॉज करते हैं। ठीक है, एल्काइलेशन कॉज करने से क्या होता है? सेल का जो मेम्ब्रेन है वो रैप्चर हो जाता है और सेल मर जाता है। ठीक है, तो कैंसर सेल को मारने की कोशिश की जाती है। इन्फेक्शन में क्या होता है? बाहर से कोई सूक्ष्म कोशिका हमारे शरीर में आके इन्फेक्शन कॉज करती है, लेकिन कैंसर में क्या होता है? हमारे बॉडी की कोशिका ही हमारे बॉडी की दुश्मन बन जाती है। एक मिनट, लैपटॉप चार्जिंग पे लगा लूं। हम्म। तो कैंसर के केस में क्या होता है? हमारे बॉडी का जो सेल है वही हमारी बॉडी का दुश्मन बन बैठा है, तो बड़ी दिक्कत होती है। वो कहावत आपने सुनी होगी ना, घर का भेदी लंका ढाए। राम क्या रावण को मार पाता यदि विभीषण मदद नहीं करता? तो विभीषण ने बता दिया था कि राम जी तुम तो सीधे नाभि पे तीर चलाओ, 10 सर है रावण के, तुम सर पे वार करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ही रावण के हाथ पे मारा तीर तो हाथ कट के नीचे गिर गया और फिर जुड़ गया। गर्दन पे मारा तो गर्दन फिर जुड़ गई। तो राम कंफ्यूज हो गए कि साहब ये हो क्या रहा है, ये तो अमर है है ना। फिर विभीषण ने धीरे से बताया कि भैया देखो, नाभि पे तीर चलाओ तुम, तो नाभि पे तीर चलाओगे तो रावण खत्म, फिनिश। तो राम ने वही किया। तो घर का भेदी ने पूरी लंका ढहा दी, घर का भेद खोल दिया। तो वैसे ही कैंसर में क्या होता है? ट्रीटमेंट आसानी से इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि हमारा दुश्मन हमारी बॉडी का ही सेल है ना। अब उसको मारने के चक्कर में हमारी बॉडी के दूसरे सेल भी तो मर जाते हैं, है ना। जो कैंसर सेल है उसमें प्रॉपर्टी ये होती है कि वो बहुत ज्यादा फास्ट डिवाइड करता है, सेल डिवीजन बहुत ज्यादा फास्ट होता है। पर हमारे बॉडी में और भी तो कई सेल हैं, जैसे बोन सेल्स हुए, है ना। आपके जैसे स्पर्म सेल हुआ, स्पर्म सेल भी कितना फास्ट ग्रोथ करता है। आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा, आदमी के अंदर 1 मिनट में 2000 स्पर्म बन जाते हैं, सोचो।
स्पर्म का प्रोडक्शन इतना फास्ट है आदमी में। अब बताओ एंटी कैंसर जो ड्रग्स हैं वो बॉडी में जाएंगे तो आदमी में इनफर्टिलिटी आएगी कि नहीं, क्योंकि वो स्पर्म सेल बनने नहीं देगा। तो ये दवाई का साइड इफेक्ट हो गया। ठीक है। और एंटी कैंसर दवाइयों का एक साइड इफेक्ट और है, वो साइड इफेक्ट है बाल झड़ना। किसी पेशेंट को यदि कैंसर हो जाए और वो एंटी कैंसर दवाइयों को खाए तो वो गंजा हो जाता है। कई फीमेल गंजी हो गई जिन्होंने कैंसर का इलाज करवाया। हाँ। और कैंसर का इलाज बहुत कॉस्टली होता है, और जान बचने की संभावना भी थर्ड फोर्थ स्टेज में नहीं रहती। तो एल्काइलेटिंग एजेंट का एग्जाम्पल है साइक्लोफॉस्फामाइड। साइक्लोफॉस्फामाइड क्या करता है, एल्काइलेशन करता है। एल्काइलेशन मतलब होता है एल्काइल ग्रुप का एडिशन करना, जिसकी वजह से सेल का जो मेम्ब्रेन रहता है वो रेप्चर हो जाता है, और सेल का मेम्ब्रेन रेप्चर हो जाएगा तो सर सेल सरवाइव नहीं कर पाएगा। दूसरा होता है हमको फॉलिक एसिड के सिंथेसिस को रोकना है। ठीक है। तो हम इसके लिए मेथोट्रिक्सेट ड्रग यूज करते हैं, क्योंकि फॉलिक एसिड सेल मेम्ब्रेन के प्रोडक्शन के लिए बहुत जरूरी है। सेल के सर्वाइवल के लिए फॉलिक एसिड विटामिन, फॉलिक एसिड को हम क्या बोलते हैं, विटामिन B9। तो हम फॉलिक एसिड के एंटागोनिस्ट देते हैं। तो ये एंटागोनिस्ट क्या करते हैं, मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन नहीं होने देते, प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होगा, है ना। तो जिसकी वजह से वो सेल मर जाएगा। तो मैथोट्रिक्सेट ड्रग का नाम आप याद रखोगे, मैथोट्रिक्सेट। मैथोट्रिक्सेट, है ना। एक होता है प्यूरिन एंटागोनिस्ट। प्यूरिन एंटागोनिस्ट का एग्जांपल है मरकेप्टोप्यूरिन। मरकेप्टोप्यूरिन, मरकेप्टोप्यूरिन क्या करता है, प्यूरिन, प्यूरिन क्या होता है, डीएनए के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। डीएनए में जो बेसेस होते हैं, प्यूरिन होता है, पाइरिमिडीन होता है ना, साइटोसिल होता है, ग्वानिन, यूरेसिल, ये सब डीएनए आरएनए बेसेस होते हैं, जिससे डीएनए और आरएनए का प्रोडक्शन होता है। और डीएनए आरएनए जेनेटिक मटेरियल है। अब जब जेनेटिक मटेरियल ही नहीं बनेगा तो सेल का डिवीजन कहाँ से होगा, है ना। सेल के डिवीजन के लिए डीएनए जरूरी है। अब डीएनए ही नहीं बनेगा तो सेल का डिवीजन ही नहीं होगा, और हमको तो सेल को मारना है, हमको सेल की जान लेनी है, उसका गला घोटना है हमको। तो हम ऐसी व्यवस्थाएं अपनाएंगे कि सेल मर जाए, तभी तो हमारा काम चलेगा। नहीं तो वो सेल तो डेवलप होंगे, डिवाइड होंगे, और हमारी प्रॉब्लम को और बढ़ाएंगे। या तो हम उसको सर्जरी से काट के निकाल देते हैं उस ट्यूमर को। ठीक है। पर यदि वो ज्यादा फैला नहीं है और ज्यादा उसका साइज अभी बढ़ा नहीं है, वो फर्स्ट सेकंड स्टेज में है, तो हम उसको सर्जरी करके निकाल देते हैं तो पेशेंट बच जाता है। लेकिन जब वो थर्ड स्टेज में आ जाता है तो फिर क्या होता है, हम जैसे ही उसको छेड़ते हैं तो वो पूरी बॉडी में फैल जाता है, और फैलने के बाद में फिर पेशेंट के बचने की संभावना खत्म हो जाती है। ठीक है। क्योंकि वो जो ट्यूमर बना है उसको काटने से उसमें से जो सेल बाहर आएंगे वो पूरी बॉडी में फैल जाएंगे, और फैल जाएंगे तो फिर कैंसर की वजह से पेशेंट की जान चली जाएगी। तो दूसरा ड्रग हमने यूज किया प्यूरिन एंटागोनिस्ट। प्यूरिन एंटागोनिस्ट क्या करता है, डीएनए के फॉर्मेशन को रोक देता है, जिससे सेल डिवीजन नहीं होता। ऐसा ही एक ड्रग है पाइरिमिडीन एंटागोनिस्ट। मैंने आपको बताया ना, डीएनए के फॉर्मेशन में बेसिस की जरूरत पड़ती है, नाइट्रोजनस बेसिस। तो उसमें एक है प्यूरिन, एक है पिरिमिडीन, है ना, पाइरिमिडीन भी बोलते हैं। तो पाइरिमिडीन का एंटागोनिस्ट होता है फ्लोरोयूरेसिल। फ्लोरोयूरेसिल, फ्लोरोयूरेसिल नाम का ड्रग। ये दवाई जो मैं दवाइयों के नाम बता रहा हूँ ये सभी कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होती हैं, लेकिन फर्स्ट और सेकेंड स्टेज में। फोर्थ स्टेज में दी जाएंगी लेकिन असर नहीं करती हैं ये, कैंसर ठीक नहीं होता है। एक होता है आपका प्लांट से मिलने वाला एल्केलॉइड, जिसको हम बोलते हैं विम ब्लास्टीन और विन क्रिस्टीन। या आपने कोगनोसी में पढ़ा होगा, विनिका रोजिया नाम के प्लांट से ये ड्रग हमें मिलती है, विन क्रिस्टीन और विन ब्लास्टीन। और ये एल्केलॉइडल नेचर की होती है, और ये ड्रग भी कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होती है। और कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो मिसलेनियस कैटेगरी में आते हैं, जैसे हाइड्रोक्सी यूरिया हुआ, है ना, और आपका सिप्लेटिन हुआ। तो ये ड्रग्स हैं जो कि कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज किए जाते हैं, और इनको हम क्या बोलते हैं, नियोप्लास्टिक एजेंट, है ना। तो ये आपके यहाँ पर हमने कैंसर के ड्रग्स देख लिए। एंटी कैंसर से तो वैसे उतने क्वेश्चन एग्जाम में पूछे नहीं गए हैं, है ना, पर फिर भी हमने उसको देख लिया चूंकि हमारे सिलेबस में था। तो यहाँ हमारा एंटी कैंसर कंप्लीट होता है। इसमें किसी भी ड्रग का डिस्क्रिप्शन कभी पूछा नहीं गया है, इसलिए हम उसको छोड़ रहे हैं। ठीक है। तो आप केवल कैंसर क्या होता है, कितने टाइप का होता है, और इसमें कौन से ड्रग्स ट्रीटमेंट में यूज किए जाते हैं, इतनी इंफॉर्मेशन आप याद रखोगे।
ठीक है, तो एग्जाम में आपका काम चल जाएगा। तो आप इसके नोट्स बना लीजिएगा और इन ड्रग्स के नाम याद कर लीजिएगा। यहाँ पर एंटी कैंसर ड्रग्स और नियोप्लास्टिक एजेंट हमारे कंप्लीट होते हैं। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है। समझ में आ गया? सर कैंसर के टाइप एक बार रिपीट कीजिए। कैंसर के टाइप है कार्सिनोमा टाइप ऑफ कैंसर। कार्सिनोमा में क्या होता है, इपिथेलियल टिश्यू में होता है। इसका एग्जाम्पल है ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर केवल फीमेल्स में होता है। प्रोस्टेट कैंसर ये केवल मेल में होता है। ठीक है। लंग्स कैंसर ये फेफड़ों में होने वाला कैंसर है। और एक होता है कोलन कैंसर, जो कि इंटेस्टाइन के लास्ट वाला जो पार्ट रहता है, कोलन पार्ट, वहां पर होता है ये। ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट होती है लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन का जो एंड पार्ट रहता है उसको हम बोलते हैं कोलन। तो वहां पर भी कैंसर हो जाता है। पूरे वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में सबसे कॉमन कैंसर है लंग्स कैंसर। ठीक है। और फीमेल में सबसे ज्यादा कैंसर होता है ब्रेस्ट कैंसर। और मेल में सबसे ज्यादा होता है प्रोस्टेट कैंसर। तो ये जो मैंने कैंसर के आपको टाइप बताए हैं, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है। और ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लोग कैंसर से मरते हैं, क्योंकि कैंसर का इलाज नहीं है। और है तो फिर फर्स्ट और सेकंड स्टेज में है। लेकिन मैंने आपको बताया फर्स्ट और सेकंड स्टेज में तो व्यक्ति सोया रहता है, वो सोचता भी नहीं कि मेरे को कैंसर हो गया, बात ये है। और फिर जब बहुत ज्यादा वर्स्ट कंडीशन हो जाती है, फिर बायोप्सी होती है, फिर उसको पता चलता है। एक होता है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया मतलब WBCS का कैंसर। WBCS हमारे ब्लड का एक कंपोनेंट होता है, RBCS, WBCS, प्लेटलेट्स। तो उसमें यदि WBCS में यदि कैंसर हो जाए तो हम उसको ल्यूकेमिया बोलते हैं। ठीक है। और एक मैंने आपको बताया सार्कोमा। सार्कोमा होता है कनेक्टिव टिश्यू का कैंसर, मतलब ब्लड कैंसर भी जिसको हम बोलते हैं। ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो जब कनेक्टिव टिश्यू में कैंसर होता है तो हम उसको सार्कोमा बोलते हैं। तो पहला हो गया आपका कार्सिनोमा, जो कि इपिथेलियल टिश्यू में होता है। दूसरा हो गया सार्कोमा, जो कि कनेक्टिव टिश्यू में होता है। तीसरा हो गया ल्यूकेमिया, जो कि WBCS में होता है। तो ये कैंसर के टाइप हो गए। और एक होता है आपका मैलिग्नेंट ट्यूमर, और एक होता है बेनाइन। ठीक है। तो एक ट्यूमर वो होता है जो फैलता नहीं है, बॉडी के जिस पार्ट में वो वहीं रहेगा वो। और एक ट्यूमर वो होता है कि एक लेवल के बाद वो दूसरे अंगों को प्रभावित करने लगता है। और कैंसर में सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि बॉडी में बहुत जबरदस्त पेन होता है। पेन क्यों होता है? क्योंकि आसपास के जो नर्व है वो सप्रेस होने लगते हैं, वो दबने लगते हैं। जो अंदर गांठ बनी है, वो गांठ मतलब आसपास के अंगों को दबाती है वो। तो दबाने की वजह से वहां पर बहुत ज्यादा पेन होता है। थ्रोट में भी कैंसर हो जाता है, माउथ में कैंसर हो जाता है, ब्रेन में ट्यूमर हो जाता है, ब्रेन ट्यूमर आपने सुना होगा, है ना। तो बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है, लेकिन जो मैंने आपको बताया ये बहुत ज्यादा कॉमन है। ज्यादातर लोगों को यही कैंसर देखे गए हैं। और कैंसर का मुख्य कारण है ये जो अनावश्यक केमिकल्स हम लोग खाते हैं। और ये सिगरेट पीना, सिगरेट पीने से कैंसर होता है, लंग्स कैंसर होता है। गुटखा, तंबाकू, है ना। और ये क्या बोलते हैं आपका, ये आता है ना, फर्टिलाइजर्स जो यूज होते हैं, है ना। फर्टिलाइजर जो खेतों में डलते हैं प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, तो वो फर्टिलाइजर्स में जो केमिकल होते हैं उनकी वजह से भी कैंसर होता है। हमारी बॉडी में क्या है, सेल सिग्नलिंग के थ्रू सेल एक दूसरे को बता देती है कि भैया देखो मैं बीमार हूँ, मैं नहीं चाहती कि हमारी बॉडी कुर्बान हो जाए, तो मुझे मार दो तुम लोग, या मैं खुद ही अपने आप को मार लेती हूँ। ऐसी है हमारी बॉडी की सारी कोशिकाएं। लेकिन हमारी कोशी की बॉडी की कुछ कोशिकाएं नक्सलाइट हो जाती हैं। नक्सलाइट क्या होते हैं? हम्म। समाज से ही निकल के कुछ लोग बाहर हो जाते हैं, और वो समाज समाज के प्रति उनके अंदर आक्रोश रहता है, और वो समाज को ही खत्म करते हैं। ऐसा होता है कि बागी हो नहीं? जाते हैं। क्या? बागी। या सर बागी बन जाते हैं। बागी हो जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो कैंसर में यही है कि हमारी बॉडी की कोशिकाएं बागी हो गई है। और इनके बागी होने का एक कारण और है। हमारी बॉडी की जिन कोशिकाओं को सही से न्यूट्रिशन नहीं मिलता, सही से पोषण नहीं मिलता, तो वो कोशिकाएं बगावत करना शुरू कर देती हैं। फिर वो दूसरी कोशिकाओं को
सोचती हैं कि इनका न्यूट्रिशन हम ले लें, और इनको जो सप्लाई है वो सप्लाई हमारी तरफ आ जाए, है ना। जैसे एक बार हमारा युद्ध हुआ था ना, तो बोले हम नदी नदी का पानी उधर नहीं जाने देंगे, तो आपको पानी नहीं मिल पाएगा। तो कैंसर कोशिका क्या करती है, मतलब अपने अपना ग्रुप बना लेती है, और पूरी जो ब्लड की सप्लाई है वो अपनी तरफ कर लेती है ना। और खुद ही पूरा पूरा न्यूट्रिशन खुद लेने का सोचती है। चलो भाई, तुम न्यूट्रिशन ले रहे हो कोई बात नहीं, तुम काम भी तो करो। अब जैसे WBCS का कैंसर हो गया, तो WBCS सेल बढ़ तो बहुत सारे जाएंगे, काम ही नहीं करेंगे, लेकिन वो एक काम नहीं करेंगे वो, और खाना पूरा डबल खाएंगे। तो ये है कैंसर की बीमारी, और बहुत खतरनाक बीमारी है। भगवान न करे किसी को भी हो कैंसर, क्योंकि इलाज नहीं है। इसलिए जब डॉक्टर बोल देता है कि साहब 6 महीने बचे हैं देख लो, तो बहुत बुरा लगता है ना। तो इंजेक्शन भी लाइलाज महंगे बीमार क्या। आते, इंजेक्शन भी बहुत कॉस्टली आते हैं सर, 12-13 हजार की एक ही इंजेक्शन आते हैं इसके। नहीं, बात मतलब ट्रीटमेंट महंगे होने की नहीं है, बात है कि इलाज नहीं है। थर्ड फोर्थ स्टेज में यदि किसी को कैंसर पहुंच जाए तो उसका ट्रीटमेंट ही नहीं है। और एक ट्रीटमेंट है वैसे, इसमें इम्यूनोथेरेपी दी जाती है, इम्यूनोथेरेपी। लेकिन वो बहुत महंगी है, कम से कम 40 लाख रुपए का खर्चा आता है उसमें। तो जो मतलब मिडिल क्लास फैमिली से जो लोग बिलोंग करते हैं वो तो 30-40 लाख रुपए खर्च नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, जिसके पास पैसा है वो एक बार कोशिश कर सकता है। लेकिन वो भी मैक्स टू मैक्स थर्ड स्टेज की शुरुआत बस। फोर्थ स्टेज में तो कोई ट्रीटमेंट ही नहीं कैंसर का, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई दवाई नहीं है, किसी ने नहीं बनाई आज तक। हाँ, कोई ये पूछे कि भाई सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट कैंसर का कौन सा है, तो वो है इम्यूनोथेरेपी। और एक अभी जीन थेरेपी पे रिसर्च चल रहा है। जीन थेरेपी में ऐसा किया जाएगा कि जो मतलब बॉडी के जो कैंसर सेल है, उसको हमारे बॉडी का जो इम्यून सेल है वो उसको आइडेंटिफाई करके वही उसको मार दे। तो इस पे रिसर्च चल रहा है ना, क्लिनिकल ट्रायल हो रहे हैं। और ऐसा कुछ यदि होता है तो फिर कैंसर का इलाज आ जाएगा। पर मेरे को जहां तक लग रहा है वैज्ञानिक कैंसर का इलाज ढूंढ लेंगे, आज नहीं तो कल। है ना, क्योंकि बहुत सी ऐसी बीमारियां थी जो जिनका इलाज पे कई सालों तक काम हुआ, रिसर्च हुई, खोजें हुई, तो ट्रीटमेंट आ गया। आज कोई मलेरिया से डरता है क्या? हम्म, कोई नहीं डरता। जबकि एक वक्त था जब मलेरिया फैला था, तो मलेरिया का नाम सुन के लोगों की रूह कांप जाती थी, इतनी खतरनाक बीमारी हुआ करती थी मलेरिया। और आज मलेरिया की कोई वैल्यू नहीं है, कोई डरता ही नहीं मलेरिया से। खूब मच्छर कटवा रहे हैं लोग, 5 दिन का डोज खा लेते हैं और हो जाते हैं ठीक। तो अब ये बीमारियां पुरानी हो गई, अब इनसे इंसान को डर नहीं लगता। अभी कैंसर से डर लगता है वैसे इंसान से। है ना, क्योंकि कैंसर का इलाज नहीं है। आपने देखा है कोई कैंसर का पेशेंट कभी किसी ने? यस सर। हाँ जी सर। हम्म। घर में ही देखा है, देखा है सर। घर में ही देखा है यस सर। मैंने। कजिन ब्रदर था, उसको भी हुआ है। यस सर। भाई को भी था और सिस्टर को भी हो गया था। उसको ब्लड कैंसर था सिस्टर को, और भाई हम्म। को लंग कैंसर, दोनों को देखा। तो अभी क्या स्थिति है, कौन सी स्टेज में है? सर दोनों ही नहीं बचे सर। दोनों ही नहीं बचे? नहीं चलो सर। ठीक है। वो कैंसर को यदि फर्स्ट स्टेज में डायग्नोस कर लिया जाए तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है। पर फर्स्ट स्टेज में कैंसर कभी डायग्नोस होता ही नहीं है, क्योंकि उसके सिम्टम्स इतने स्लो होते हैं कि उस व्यक्ति का उस ओर ध्यान ही नहीं जाता, और वो नाम भी लेना पसंद नहीं करता। है ना, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। तो ये है भाई कैंसर की कहानी। ठीक है। तो कौन सी थेरेपी इसमें यूज करते हैं? रेडिएशन थेरेपी, ठीक है, इम्यूनोथेरेपी, और एक कीमोथेरेपी। ये 3 थेरेपी कैंसर के लिए उपलब्ध है आज की डेट में। और एक जीन थेरेपी भी है, लिख सकते हो आप, काम चल रहा है अभी। बहुत ज्यादा प्रचलित नहीं है, लेकिन 4 थेरेपी हो गई। एक तो हो गई सबसे पुरानी थेरेपी, कौन सी है? सबसे पहले तो सर्जरी की जाती थी, बहुत पहले, बहुत पहले सर्जरी से शुरुआत हुई थी। अब कुछ समझता नहीं था, बस इतना दिखता था कि भाई ये गांठ हो गई है तो इसको काट के फेंक दो, इतना समझ में आता था बस। ठीक है। फिर उसके बाद में फिर कीमोथेरेपी आई। कीमोथेरेपी मतलब भाई दवाइयों से वो जो गांठ है उसकी कोशिकाओं को मार दिया जाए, तो वो कोशिका मर जाएगी, तो वो गांठ पच जाएगी। तो ये दूसरी थेरेपी हो गई। तीसरी थेरेपी आई रेडिएशन, कि भैया हम तो रेडिएशन देंगे, वेव्स यूज करेंगे, गामा वेव्स और फला चिलना वेव्स। और फिर वो वेव्स के थ्रू मतलब हम वो ट्यूमर की कोशिकाओं को मारेंगे, सिकाई करेंगे उसकी, मतलब
और फिर वो मरेगी तो गांठ पच जाएगी। ये तीसरी थेरेपी आई। फिर उसके बाद आई एक आपकी इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी बड़ी इंटरेस्टिंग है। इम्यूनोथेरेपी का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि यदि हमारी बॉडी का जो इम्यून सेल है ना, जो हमारी बॉडी का प्रतिरक्षा करने वाला कोशिका है, यदि वो ये समझ जाए कि भाई ये कोशिका हो गई है पागल और उसको वो खुद ही मार दे, चुन चुन के मार दे, तो ये सबसे अच्छा तरीका हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं इम्यूनोथेरेपी। ये काफी हद तक इसमें सक्सेस रेट अच्छा है। ऐसा सुनने में आया है कि मतलब थर्ड स्टेज में जो पहुंच गए हैं पेशेंट, उनकी भी जान बच गई है और परमानेंट ठीक हो गए हैं वो, है ना। तो ये, लेकिन ये थेरेपी में कम से कम 30 से 40 लाख रुपए का खर्चा पक्का आता है आज की डेट में। और हमारे हॉस्पिटल जो टॉप 10 हॉस्पिटल्स हैं भारत में, जैसे भोपाल में भी एक है नेहरू कैंसर हॉस्पिटल, है ना। ऐसे भारत के जो टॉप 10 हॉस्पिटल्स हैं वहां पर कैंसर का ट्रीटमेंट होता है। ठीक है। और सबसे लेटेस्ट है क्रिस्प केस 9 जीन थेरेपी, सबसे लेटेस्ट, जिस पे अभी बहुत ज्यादा काम चल रहा है। इसमें यदि सक्सेस मिल गई तो कोई भी व्यक्ति कैंसर से आराम से बच जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें जीन पे काम किया जाएगा। ठीक है। तो ये है आपके कैंसर की पूरी कहानी। ड्रग्स के नाम आप याद रखना। एल्काइलेटिंग एजेंट, जिसका एग्जाम्पल है साइक्लोफॉस्फामाइड। साइक्लोफॉस्फामाइड। फॉलिक एसिड एंटागोनिस्ट, जिसका एग्जाम्पल है मैथोट्रिक्सेट। मैथोट्रिक्सेट। प्यूरिन एंटागोनिस्ट, जिसका एग्जाम्पल है मरकैप्टोप्यूरिन। मरकैप्टोप्यूरिन। पायरिमिडिन एंटागोनिस्ट, जिसका एग्जाम्पल है फ्लोरोयूरेसिल। अरे यार पानी नहीं है क्या, लाना पड़ेगा पानी। चलो ठीक है ना, यहाँ पर हम आज की क्लास खत्म करते हैं। इसको पढ़ के आप इसके नोट्स बना लीजिएगा। वैसे इसमें से तो कोई क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, लेकिन फिर भी हमने पढ़ लिया, क्योंकि आपके फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का 13 यूनिट है, 13th यूनिट है न्यूप्लास्टिक एजेंट्स। ठीक है। चलो कल मिलते हैं, है ना। गुड नाइट। सर एक चीज पूछना था। हाँ पूछो। सर वो जो मैम ने जो क्वेश्चन पेपर डाला है सेशनल वाले, हाँ। उसमें हम्म। आपके क्वेश्चन पेपर नहीं है सर। हाँ मुझे पता है ना। एनाटॉमी के और सोशल के नहीं है सर, कैसे हाँ, फिर करेंगे? अभी 3 6 कॉपियां लिख ली क्या आपने? नहीं सर, पूछ रहे हैं क्योंकि और भी हमने भी डिस्कशन किया था और से, तो सब लोग हाँ, वो पूछ रहे हैं कि सर के नहीं है उसमें। वो हुआ ये कि मैडम को मैंने 2 महीने पहले मेरे पेपर बना के दे दिए। पंकज सर के पेपर भी मैंने ही बनाए थे, तो मैंने मैडम को वो हैंड रिटन हैंड ओवर कर दिए थे। अब हुआ ये कि वो प्रिंट हो नहीं पाए, शायद छपे नहीं है वो अभी। ठीक है। तो वो न नहीं छपने की वजह से वो डले ही नहीं है। तो मेरे पास कल आया था कंप्यूटर ऑपरेटर, तो वो कह रहा था, बोले सर आपके पेपर प्रिंट करवाने हैं। तो मैंने कहा ठीक है, तो कल वल मैं डाल दूंगा, है ना। निश्चिंत रहो। और नहीं हो पाया तो मैं मतलब हैंड रिटन वाले डाल दूंगा। तो प्रिंट नहीं भी मिलता है तो क्या दिक्कत है, उसमें से देख के लिख लेना आप। क्योंकि कंप्यूटर ऑपरेटर थोड़ा बिजी रहता है तो वो कर नहीं पाता है ना। या तो मैं कल कोशिश करूंगा कि प्रिंट करवा के उसको फोटो खींच के व्हाट्सएप पे अपलोड कर दूंगा, तो आप लिख लेना। पर अभी आप ये 6 सेशनल तो कम से कम लिख लो कि हो गए सबके, है नहीं ना। सर, कुछ तो अभी आए ही नहीं है ना। हाँ, नहीं जो 3 डले हैं वो लिख लिए क्या, 6 मतलब। नहीं हम्म। सर, उसमें वो 9 है, 9 में से कोई 2 ही लिखने हैं क्या? देखो आपको मिली है बेटा 20 कॉपियां मिली हैं। ठीक है। वो 20 कॉपियों में से आपकी जो 10 कॉपियां हैं उसमें आपको फर्स्ट और सेकंड सेशनल लिखना है। तो आपके सब्जेक्ट कितने हैं, 5। और एक भाई, सब्जेक्ट का 2 सेशनल लिखना है, फर्स्ट सेशनल और सेकंड सेशनल। तो 5 × 2 10 हो गया, तो 10 कॉपियां कंज्यूम हो गई। यहाँ तक समझ में आ गया। अब जो बची हुई 10 कॉपियां हैं उसमें आपको लिखना है फर्स्ट सेशनल प्रैक्टिकल और सेकंड सेशनल प्रैक्टिकल। तो इसके लिए आपकी फिर 5 × 2 10 कॉपियां, ऐसे 20 कॉपियां आपकी कंज्यूम हो जाएगी। और आपके पास अभी जो लिखने का कंटेंट आया है, जहां तक मैं जानता हूँ केवल 3 सेशनल आए हैं आपके पास, मतलब आपकी अभी केवल 6 कॉपियां खपेंगी, है ना। यस सर। तो इतनी सर छह तो कॉपियां प्रैक्टिकल जो हाँ जो प्रैक्टिकल मतलब प्रैक्टिकल हमको वो पूरे 15-15 उसमें लिखने हैं क्या? बेटा, उसमें आपको सेशनल प्रैक्टिकल लिखना है। प्रैक्टिकल तो आप आपकी नहीं, फाइल में लिखोगे ना। जो 5 हाँ वो तो फाइल्स हो आपने चुके हैं। खरीदी थी वो तो कंप्लीट हो गई ना। तो इसमें ओके। आप केवल जो भी आपको जैसे पीडीएफ डलेगा, अभी डला नहीं है शायद, नहीं डला ना। नहीं नहीं। हाँ, तो वो जब डलेगा तो उसमें क्वेश्चन रहेंगे प्रैक्टिकल के, प्रैक्टिकल के क्वेश्चन रहेंगे।
तो वो 1 या 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, या सिनॉप्सिस रहेगी प्रैक्टिकल से रिलेटेड, तो वो आपको सॉल्व करनी पड़ेगी उन कॉपियों में, है ना। तो अभी वो डेटा डला नहीं है, तो अभी आपके पास केवल इतना काम है कि आप 6 कॉपियां लिखें, और एक सब्जेक्ट के 2 सेशनल लिख ले, फर्स्ट सेकंड फर्स्ट सेकंड, तो आपका काम हो जाएगा। फिर मैं कल डालता हूँ मेरे सब्जेक्ट के 2, तो 5 हो जाएंगे। फिर कल मैं मैडम से डिस्कस करके आपका ये सेशनल का प्रैक्टिकल भी डलवा दूंगा, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। चलो ठीक है ना, कल मिलते हैं, बाय।